कॉकटेल बनाम मॉकटेल। लेखिका संगीता माथुर। दीदी 3-4 दिन में जीजाजी के संग चली जाएगी, यह सोच सोचकर ही नंदिनी की आंखें भर आती थी। तनु दीदी नंदिनी की इकलौती ननद है, पति सुजय से छोटी पर उसकी हम उम्र। नंदिनी ब्याह कर आई तो दोनों में ननद भाभी कम बहनों सा रिश्ता ज्यादा बन गया था, पर दोनों को ज्यादा दिन साथ रहने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि शीघ्र ही तनु का ब्याह हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। शादी को साल भर बीता था कि तनु के पति को विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। छुट्टी मिलते ही वह तनु को लेने आएगा, तब तक वह अपना पासपोर्ट, वीजा आदि बनवा ले। इस आश्वासन के साथ वह तुरंत विदेश रवाना हो गया। नंदिनी इन्हीं कागजी कार्यवाहियों का हवाला देकर तनु दीदी को अपने संग ले आई थी। वैसे भी मायके के नाम पर तनु के पास इकलौते भैया भाभी का घर ही बचा था। पासपोर्ट, वीजा सब बन भी गया। अब तो बस मयंक के लौटने का इंतजार था। हर फोन कॉल के साथ वह जल्दी आने का आश्वासन देता और साथ ही तनु को पाश्चात्य रंग ढंग के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने की हिदायत भी, जिसे सुनकर तनु बेचारी उदास सी हो जाती। सुंदर सलोने नैन नक्श वाली सांवली सी तनु भारतीयता की प्रतिमूर्ति थी। स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक अपने प्रिय विषय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पक्ष में बोलकर पुरस्कार जीतने वाली लड़की को व्यवहारिक जीवन में अपनी उसी प्रिय संस्कृति और संस्कारों को तिलांजलि देनी पड़ रही थी। यह देखकर तनु के साथ साथ नंदिनी का भी मन भर आता था, पर मजबूर थी। पत्नी से बेहद प्यार करने वाले सुजय जीजाजी एक नंबर के हठधर्मी भी हैं, यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। कहीं समझाइश का दाव उल्टा ना पड़ जाए, इस भय से उसने चुप्पी साध ली थी। फिर पति मयंक को भी बहन की व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप कर उसकी गृहस्थी को दूभर बनाना पसंद नहीं था। तनु दीदी से उसे थोड़ी उम्मीद जरूर थी, पर उसने भी यह कहकर हाथ झाड़ लिए कि भाभी, इतने समय बाद तो साथ रहने का सुअवसर आया है, अब छोटी सी बात के लिए क्यों पंगा करूं? वहां जाकर इनके विचार बदलने का प्रयास करूंगी। अभी तो इन पर नई नई खुमारी चढ़ी हुई है, क्या पता आप ही थोड़े समय बाद उतर जाए। तनु दीदी की बातें नंदिनी को आश्वस्त कर जाती और वह उसके साथ कभी पाश्चात्य पोशाकों की खरीदारी की मुहिम में तो कभी पास्ता बर्गर बनाने की मुहिम में जुट जाती। पढ़ी लिखी तनु की इंग्लिश तो अच्छी थी ही, पर पति के आग्रह पर अब वह उसमें अमेरिकन एक्सेंट डालने का प्रयास करने लगी। भाभी को समझा बुझाकर शांत करने वाली तनु का खुद का आत्मबल कभी कभी दम तोड़ देता। नहीं होगा मुझसे यह सब। जिस चीज के लिए अंदर से कोई उत्साह ना हो, उसे जबरन बोझ की तरह कब तक ढोया जा सकता है। तब नंदिनी उसे दिलासा देने लगती, सुजय के प्यार का वास्ता देती कि वह यह सब उसकी खुशी के लिए ही तो कर रही है और प्यार में ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो चलती हैं। सुजय आया। एयरपोर्ट पर ही तनु का बदला रंग रूप देखकर वह खिल उठा। बड़ी गर्मजोशी से उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसे भी सुजय के साथ ही विदेश में नौकरी मिली थी और वह भी छुट्टी लेकर परिवार से मिलने आया था। अंतर था तो बस इतना कि वह अविवाहित था। तनु के चुस्त लिबास और एक्सेंट ने शायद उसके दिमाग में तनु की कुछ और ही छवि बना दी थी, क्योंकि वह बेहद अंतरंगता और उन्मुक्तता से उससे बातें करने लगा था। सुजय मयंक के साथ सामान और टैक्सी वाले में उलझा हुआ था। ऐसे में तनु बेचारी असहज होते हुए भी किसी तरह बर्दाश्त करती रही। नंदिनी तो देख देख कर ही बेतरह खींच उठी थी। आखिर वही तनु को खींच ले गई। चलिए दीदी, हम टैक्सी में बैठते हैं। नंदिनी की यह खींच रास्ते भर बरकरार रही, क्योंकि घर पहुंचने तक सुजय जीजाजी का एक ही प्रलाप जारी था। उफ, कितना पॉल्यूशन, गंदगी और अव्यवस्था है इंडिया में। पता नहीं कैसे रहते हैं लोग यहाँ, जैसे पैदा होने से लेकर अभी 1 साल पहले तक आप रहते आए थे। नंदिनी मन ही मन भुनभुनाती हर एक सवाल का मन ही मन जवाब भी दिए जा रही थी। शुक्र है मैंने विदेश में ही बसने का निर्णय ले लिया। अपना घर गंदा हो तो लोग उसे साफ करते हैं, ना कि पड़ोसी के घर जाकर रहने लग जाते हैं। नंदिनी के जले भुने मन में हर सवाल का जवाब तैयार था। घर पहुंचते ही नंदिनी और तनु चाय नाश्ते की तैयारी में लग गईं। सुजय सोफे पर पसर से गए।
अब 2-3 दिन तो जेटलेग के नशे में ही निकल जाएंगे। वह उतरेगा तो जाने का वक्त हो जाएगा। जेटलेग का नशा तो फिर भी 2-3 दिन में उतर जाएगा जीजा जी, पर यह पश्चिम के अंधानुकरण का नशा कब उतरेगा? कहीं ऐसा ना हो कि उसके उतरते तक तनु दीदी आपकी जिंदगी से निकल जाएं। नंदिनी के मन की भुनभुनाहट अभी भी जारी थी। तनु का उतरा हुआ उदास चेहरा इस भुनभुनाहट की आग में घी का काम कर रहा था। मैं पराठे सेकती हूँ, तब तक दीदी आप इधर चिकन सॉसेज तैयार कर लीजिए। नाश्ते और खाने में तनु और नंदिनी ने इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह की रेसिपीज रखने का प्रयास किया था, ताकि सभी अपनी पसंद और सुविधा अनुसार ले सके। पर सुजय और उनके दोस्तों ने पराठों को छुआ तक नहीं। नंदिनी को आश्चर्य हो रहा था। आलू के पराठों के नाम से ही लार टपकाने वाले सुजय जीजा जी ने सो ऑयली कहते हुए पराठों की प्लेट एक ओर सरका दी थी, लेकिन तनु के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह मूर्तिवत बैठी सॉसेजेस को कांटे से कोसती रही। शायद उसे इसी सब की उम्मीद थी। नंदिनी मन ही मन सोचने को मजबूर हो गई। तनु दीदी ने जीजा जी को बाखूबी समझाया है, तभी तो उन्हें कोई हैरत नहीं हो रही है। वे यह भी समझती हैं कि उनकी पसंद के अनुसार खुद को ढाल लेने में ही समझदारी है, वरना व्यर्थ ही सबके सामने तमाशा खड़ा हो जाएगा। इतने समय तक भाई पर बोझ बनी रही, हालांकि हमने कभी ऐसा नहीं समझा। अब हंसी खुशी विदाई में ही सबका हित है। जो होगा वहां पहुंचकर देखा जाएगा। दीदी की समझदारी भरी सोच की बात सोचकर ही नंदिनी का मन एक बार फिर विरह की वेदना से व्याकुल हो उठा। फिर उसकी नजरें एक के बाद एक पराठे उड़ाते अपने पति मयंक पर ठहर गई। व्याकुलता का आवेग थमने लगा और कहीं जमा आक्रोश का लावा पिघलने लगा। कैसे भाई हैं ये, अपनी छोटी बहन का दुख भी नहीं समझते, या समझकर भी अनजान बने रहते हैं। बस बहन सकुशल पति के घर चली जाए, उसकी गृहस्थी बनी रहे। सिर्फ इतना सोचकर ये पुरुष कैसे संतुष्ट रह पाते हैं। जीजा जी भी ऐसे जता रहे हैं मानो विदेश में सुख सुविधापूर्ण घर में रहने का प्रबंध कर दीदी पर कोई एहसान लाद रहे हैं। पेट भरने और लजीज खाना खाकर तृप्त होने में फर्क तो ये मर्द बाखूबी समझते हैं, लेकिन जिंदगी काटने और जिंदा दिली से जिंदगी जीने में फर्क समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। जीजा जी और उनके दोस्त जल्दी जल्दी नाश्ता समाप्त करके उठे तो नंदिनी की विचार श्रृंखला भंग हुई। दोस्त को घर जाने की जल्दी थी। जीजा जी ने उन्हें छोड़ने का जिम्मा लिया। पत्नी तनु को उदास कांटे से खेलते देख वे बोल उठे, यह देखो मायका छूटने के गम में अभी से खाना पीना छूट रहा है। यू नो मयंक, अपनी इसी भावुकता की वजह से इंडियंस आगे नहीं बढ़ पाते। एनीवे, हम चलते हैं। मयंक उन्हें बाहर तक विदा करने चले गए। नंदिनी ने देखा तनु दीदी वाकई जाने किन विचारों में खोई अभी भी कांटे से खेल रही थी। प्लेट का नाश्ता ज्यों का त्यों रखा था। उसने चुपके से वह प्लेट हटाकर उनके आगे दूसरी प्लेट में एक पराठा रख दिया। खाओ दीदी, पराठा ठंडा हो रहा है। हाँ। तनु गहरी निद्रा से यकायक लौट आई। वो प्लेट, वह अचकचा गई थी। उसे रहने दो, इतना मात्र कहकर नंदिनी अपना पराठा समाप्त करने में जुट गई। आगे कुछ कहने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। तनु जान गई कि भाभी यह कहना चाहती हैं कि यहाँ हो तब तक तो 4 दिन मन का खा पहन लो। कितना ख्याल है भाभी को उसकी रुचि अरुचि पसंद नापसंद का, और कितना आक्रोश है इनके मन में इस बात को लेकर कि इतनी शिक्षित होते हुए भी मैं पति की हर जायज नाजायज मांग मुंह बनी रहकर पूरी करती रहती हूँ। आपका यही स्नेह तो मेरा संबल है भाभी। उपयुक्त मौका आने दीजिए, आपकी यह बहन जैसी ननद आपको निराश नहीं करेगी। सोचते हुए कृतज्ञता से तनु ने भाभी का हाथ दबा दिया। नंदिनी यह सोचकर और भी उदास हो गई कि उसकी ननद कितनी भोली और नादान है, जो पसंद के एक पराठे से ही खुद को कृतकृत्य समझने लगी है। यह किस मुंह से पति की गलत बात का प्रतिकार कर पाएगी और अपने दिल की बात उनसे कहने का साहस जुटा पाएगी। काश मैं आपकी कुछ मदद कर पाती दीदी। अपराध बोध के सिकंजे में जकड़ी नंदिनी घुटन महसूस करने लगी तो प्लेटें समेटने के बहाने उठ खड़ी हुई। व्यक्त अव्यक्त विचारों के द्वंद में 2 दिन और गुजर गए। जैसे तैसे तनु दीदी जीजा जी के जाने का दिन समीप आता जा रहा था।
नंदिनी के मन की घुटन एक जबरन लादे अपराध बोध के कारण बढ़ती जा रही थी। उस संध्या वे किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने पर आमंत्रित थे। विदेश जाने से पूर्व ऐसे आमंत्रणों का दौर चलता ही है। अब आप अपने कपड़े पैक ही रहने दीजिए तनु दीदी, आज आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। यह पिंक फूलों वाली साड़ी आपको बहुत पसंद भी है। नंदिनी के स्टार पर तनु उसकी दी साड़ी पहनकर उसे दिखाने आ गई। मैचिंग टॉप्स और छोटी सी मैचिंग बिंदी में तनु का परंपरागत रूप निखर आया था। कितनी सुंदर लग रही है ना दीदी। नंदिनी ने मयंक का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, पर वह अपनी टाई की नॉट बांधने में तल्लीन था। नंदिनी ने एक डिब्बा खोलकर खूबसूरत जड़ाऊ पिंक चूड़ियों का सेट निकाला और ये तनु दीदी को पहनाने लगी। यह चूड़ियों का सेट इस साड़ी पर बहुत फबेगा। यह साड़ी और यह सेट आप अपने साथ ले जाना दीदी, कभी अपने मन का भी तो पहन लेना। तनु दीदी अपने कमरे में चली गई तो मयंक का गुस्सा भड़क उठा। तुम हर वक्त तनु को अपने पति के खिलाफ जाने के लिए क्यों उकसाती रहती हो? क्यों उनकी सुखी गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो? नंदिनी इस अप्रत्याशित आरोप से एक बारगी तो हतप्रभ रह गई, पर फिर इतने दिनों का जमा आक्रोश, दबा हुआ अपराध बोध सब लावा बनकर फूट पड़ा। क्या एकमात्र पति का संतुष्ट होना ही सुखी गृहस्थी होती है? वह जो भी है, जैसी भी है, ठीक है। सारी जिंदगी स्त्री को ही अलग अलग साँचों में ढलना है। कभी खुद को पिता की इच्छा के अनुरूप ढालना है, कभी भाई की तो कभी पति की। उसकी अपनी इच्छा, अपना मौलिक स्वरूप तो कहीं खो सा गया है। एक मॉकटेल बनकर रह गई है वो। हर कोई उसमें अपनी पसंद का स्वाद और सुगंध खोजता है और पाकर परितृप्त भी होता है, लेकिन पुरुष खुद क्या है? महज एक कॉकटेल, हार्ड ड्रिंक जो किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकती। एक कड़वा घूंट जिसे बस किसी तरह हलक के नीचे उतारना है। अपनी भड़ास निकल जाने के बाद नंदिनी काफी हल्का महसूस कर रही थी। मयंक अवाक था, लेकिन दोनों ही इस तथ्य से अनजान थे कि कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा एक युगल स्वयं को मन ही मन बदलने का निर्णय ले चुका था। सुजय शर्मिंदगी के मारे अपनी पत्नी से नजरें चुराने को विवश हो रहा था, तो उधर तनु के मन में बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के वजन ने उसके तन को फूल सा हल्का कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।